नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। लोकतंत्र के लिए आज सबसे बड़ा दिन रहा। असम और पश्चिम बंगाल में लोगों ने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। असम की 65 सीटों पर शाम 5 बजे तक 70% वोटिंग दर्ज की गई, तो पश्चिम बंगाल की 18 सीटों पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ। आज लोकतंत्र 2016 में देखेंगे कि कैसा रहा आज का मतदान, साथ ही दिखाएंगे कुछ और चुनावी खबरें भी, लेकिन सबसे पहले चुनावी सुर्खियां। असम में पहले दौर की 65 सीटों पर वोटिंग पूरी। करीब 70% लोगों ने डाले वोट। गोगोई और सोनोवाल की किस्मत ईवीएम में कैद। पश्चिम बंगाल में भी 18 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 80% से ज्यादा वोटिंग। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। तमिलनाडु में 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। डीएमके के साथ सीट बंटवारे पर सहमति। निर्वाचन क्षेत्रों पर फैसला जल्द। और एआईएडीएमके की उम्मीदवारों की सूची जारी। तमिलनाडु में 227 और पुदुचेरी में सभी 30 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। और लोकतंत्र 2016 की शुरुआत असम से। असम की 65 विधानसभा सीटों पर आज पहले दौर का मतदान पूरा हो गया है। कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। इस दौर में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार सर्बानंद सोनोवाल समेत 539 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। असम में पहले दौर के मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। इस दौर की 65 सीटें राज्य के ऊपरी असम, पहाड़ी जिलों और बराक घाटी में पड़ती हैं। कतारों में लगे मतदाता अपने अपने मुद्दों के साथ वोट डालने पहुंचे। Basically, we need a change over here. It's enough is enough. We need a change. Employment opportunities are not there. No development we have seen. Conditions are not good. नहीं, ये अभी चेंज होना चाहिए। बहुत हो गया, अभी चेंज चाहिए। इस इलाके की कई सीटों पर पिछली बार 85 से 90% तक मतदान हुआ था। इस बार भी चुनाव आयोग की कड़ी मेहनत रंग लाई और इलाके के लोगों ने खूब मतदान किया। असम में पहले दौर की 65 सीटों पर शाम 5 बजे तक 70% मतदान दर्ज किया गया। In Assam, as the last report has been received, the polling percentage at 5 p.m. reported is 70% and reports are trickling in. वोट डालने वालों में वीवीआईपी मतदाता भी रहे। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने जोरहाट में वोट डाला, जबकि बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ वोट डालने पहुंचे। People want a change. I also want change. Assam should be go faster development. Provide employment also. Everybody wants change. Who wants to be remain static? I am fighting not against center. I want to cooperate with the center, but Modi's injustice. So long he will go on denying. So long he will go do injustice. I will fight against injustice, not against central. It is a unique place in the state of Assam, and that's why. But they have a lot of problems, difficulties, the lack of communication facilities, and many where they're deprived of the modern route. So in the near future, we'll have to take all possible measures to make Majuli route develop and also visible in the map of the world. इस दौर में 45,95,712 महिलाओं समेत कुल 95,11,732 मतदाताओं ने 12,190 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए 40,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया था, जबकि 48,000 से ज्यादा चुनाव कर्मियों को पहले चरण के लिए तैनात किया गया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त जोरहाट से हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप विशाल, अपर आसाम हो या आसपास के इलाके हों, जो हिली एरियाज़ हैं, हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर मतदान ठीक ठाक रहा है। पहले भी अच्छा मतदान रहा है। ऐसे में जो
70% की बात की जा रही है, जो 70% तस्दीक की है चुनाव आयोग ने, इसे आप इतना ही मानते हैं या इससे ज़्यादा होना चाहिए था? देखिए, इसमें थोड़ा सा इजाफा और होगा दीपक, क्योंकि ये जो 70% का आंकड़ा है वो 5 बजे तक का आंकड़ा है। हालांकि 4 बजे आखिरी समय था जब पोलिंग खत्म हो जानी थी, और इसका मतलब ये कि 4 बजे के बाद पोलिंग स्टेशंस के अंदर किसी और मतदाता को नहीं जाने दिया गया। लेकिन 4 बजे से पहले जो मतदाता पोलिंग स्टेशंस के अंदर थे उनको वोट करने का मौका पूरा मिला। 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं। उसके बाद भी हम लगभग 5 से 5:30 बजे के आसपास यहाँ जोरहाट जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं जो कि जिनका कुछ इलाका आसाम नागालैंड बॉर्डर पर पड़ता है, वहां हम मौजूद थे शाम को, और वहां लगभग 5:30 बजे के आसपास भी काफी लंबी कतारें देखी जा सकती थी कई पोलिंग बूथ पर। यानी कि ऐसा ही नजारा और भी कई सारे इलाकों में रहा होगा, ब्रह्मपुत्र और बराक वैली में जो ये 65 सीटें थी वहां। तो इसका मतलब जो 70% का आंकड़ा है उसमें थोड़ा सा इजाफा और होगा। और जिस तरह से आप कह रहे थे, पिछली बार भी आंकड़ा लगभग 75% के आसपास था, यानी कि कोई खासा अंतर नहीं है। और ये जो है ये अमूमन इतनी ही वोटिंग परसेंटेज यहाँ रही है, ये बताया जाता है। जो यहाँ जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं चुनाव आयोग के, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, उन्होंने हमें बताया कि लगभग इसी के आसपास, इसी आंकड़े के आसपास जो मत प्रतिशत है वो हमेशा रहता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। सीधे तौर पर एक बात जो साफ है वो ये कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो काफी जागरूक हैं, अपने इस अधिकार को लेकर बाहर निकल रहे हैं, मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मत डाल रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के बारे में भी बहुत, जिसे कहा जाए, वोकल जरूर हैं। यानी कि वो अपनी बात को अपने दिल तक नहीं रख रहे, छुपा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं इस चुनाव में, बिल्कुल, और ये हमने देखा आपकी रिपोर्ट्स के जरिए, आधार पर वो वोट डाल रहे हैं। और आपकी रिपोर्ट्स के जरिए हमने देखा कि किस तरह से लोग मुखर होके साफ साफ अपने मुद्दों की बात कह रहे हैं, कोई मुद्दा छुपा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो असम के बाद अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, वहां की बात। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के पहले हिस्से में मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की है। चुनाव आयोग के मुताबिक 18 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक 80% मतदान दर्ज हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। वहीं पुरुलिया जिले में कुछ मतदान क्षेत्रों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की ओर से कुछ शिकायतें जरूर दर्ज की गई हैं। As far as West Bengal is concerned, the polling percentage is at 5 p.m. was 80%, and again here 80, and again here, as I told you, as the reports are trickling in. और ये जो 18 सीटें हैं जंगल महल की, ये नक्सल प्रभावित इलाकों में बसी हुई हैं। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच सुबह से ही मतदाता यहां वोट डालने निकले। सुरक्षा कारणों से 13 सीटों पर वोटिंग 4 बजे खत्म हो गई थी, जबकि बाकी सीटों पर वोटिंग करीब 6 बजे तक चली। 1 बजे तक प्रदेश में 63% वोटिंग हो चुकी थी, जबकि अभी जो 5 बजे तक के आंकड़े चुनाव आयोग ने बताए उसके मुताबिक 80% वोटिंग पश्चिम बंगाल में पहले दौर में हुई। ये तस्वीरें हैं पश्चिमी बिंदापुर, पुरुलिया और बांकुड़ा की। सुबह 7 बजे से सभी 18 सीटों पर बड़ी तादाद में लोग मतदान के लिए पहुंचे। तेज धूप ने भी लोगों के उत्साह को ठंडा नहीं होने दिया। 11 बजे तक 45% से ज्यादा लोग वोट डाल चुके थे, जबकि 1 बजते बजते ये आंकड़ा 63% को पार कर गया। 3 बजे तक सभी 18 सीटों पर 75% से भी ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। नक्सल प्रभावित इलाका होने के बावजूद मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। वोट जरूरी है हमारे लिए, देश के लिए। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा ही करेगा, उसके लिए वोट जरूरी। हाँ, दिया इधर वोट दिया, किंतु हमको तो कोई सुविधा नहीं मिलता है। हाँ, सरकार से सुविधा चाहिए हम लोग का। कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। पहले चरण के पहले हिस्से में 18 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसके लिए 4,945 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से चुनाव आयोग ने 1,962 सीटों को संवेदनशील करार दिया। जंगल महल में नक्सलियों के किसी भी मंसूबे को नाकाम करने के लिए केंद्रीय पुलिस बल के 75,000 जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा कारणों से कुछ सीटों पर मतदान 4 बजे बंद कर दिया गया, लेकिन उससे पहले बड़े बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं ने उत्साह के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया। In our electoral system, the vote is an important thing. So we have to give vote so that we can
we can choose the candidate who will go to the Vidhan Sabha and they will represent us. शांत है माहौल, शांत है पूरा। तो आप लोग एक ही तरह का सरकार अभी जिसको कैंडिडेट को चुनाव सरकार जो बढ़िया वही रहेगा। क्या क्या चाहते हैं हम लोग? चाहते जो फैसिलिटी जो मिलता है उसको फैसिलिटी चाहिए हम लोग को। चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए 14 सामान्य पर्यवेक्षक, 676 माइक्रो पर्यवेक्षक, 202 डिजिटल कैमरा, 642 वीडियो कैमरा, 210 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सत्ताधारी तृणमूल ने पिछले चुनाव में इस इलाके में भारी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वाम दल भी पूरी कोशिश में जुटे हैं कि वो अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सके। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, पुरुलिया। और पश्चिम बंगाल की कुलियाना इलाके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी अपना वोट दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार प्रदेश में लेफ्ट और टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। उन्होंने बीजेपी की शानदार जीत की उम्मीद जताई। वेस्ट बंगाल में बीजेपी लड़ाई में है और सामने की तरफ है। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते अपना मतदान करना ये संवैधानिक अधिकार है और जिम्मेदारी भी है। इसी उद्देश्य से मैं अपना नेटिव जो गांव है कुलियाना, यहाँ पर आया हूँ। और पुरुलिया से प्रणब गोस्वामी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रणव, बहुत बड़ी चुनौती थी चुनाव आयोग के सामने। इन बहुत सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका ये माना जाता है। ऐसे में 80% वोटिंग होना वाकई में कामयाबी है ये चुनाव आयोग की। जी हाँ, और पश्चिम बंगाल के वोटर्स ने हमेशा ही दिखाया है कि उनके भीतर लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने को लेकर, इसमें हिस्सेदारी निभाने को लेकर जिस तरह का उत्साह है वो पहले भी हमने देखा है और एक बार फिर वही साबित हुआ है। 80% जहां बात कर रहे हैं वो शहरी इलाकों में है। कुछ ऐसे इलाके भी हैं और पूरे अभी आंकड़े आए नहीं है जहां रूरल इलाके, जो ग्रामीण अंचल है, वहां पर 90% तक भी वोटिंग होगी। ऐसी पूरी की पूरी संभावना चुनाव आयोग और जो पोलिंग से जुड़े जो अधिकारी है उन्होंने यहाँ पर जाहिर की है, जो बताता है कि किस तरह से इस एक वक्त में जो ये पूरा रीजन माओइस्ट जो एक ग्रुप्स थे उनका यहाँ पर एक तरह से वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हावी। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, माओवादी इलाकों में लोग अक्सर डर जाते हैं। मतदान बहिष्कार की मतलब उनको कई बार चेतावनी दी जाती है, कई बार डर जाते हैं मतदाता। लेकिन यहाँ उलट है। ऐसा क्या माहौल है वहां पर, ऐसी क्या खासियत है? देखिए, इसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि पिछले 4-5 सालों से जो माओइस्ट मूवमेंट है वो बहुत कमजोर हुआ है इन क्षेत्रों में। बहुत सारे जो माओइस्ट संगठन है वो या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं या फिर वो अब एक तरह से कहा जाए वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत छोटे से कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर अब भी जो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म है वो यहाँ पर है और वो एक तरह से मुख्य धारा में आ रहे हैं। विकास के काम भी यहाँ पर हुए हैं और इन सब वजहों से यहाँ ये जो पूरा रीजन है ये धीरे धीरे एक तरह से कहा जाए कि वो मुख्य धारा में लौटने को लेकर एक लालायित दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह कि 4-5 सालों में काफी कुछ बदला है इन पूरे इलाकों में। अगर हम सियासी समीकरण की बात करें तो टीएमसी को फायदा मिला था, क्योंकि पिछली बार जो इस तरह के जो अतिवादी संगठन थे उन्होंने लेफ्ट फ्रंट को हराने के लिए एक तरह से ये एक तरह से चेतावनी दी थी वोटर्स को कि लेफ्ट फ्रंट को हराएं, लेकिन उसका फायदा टीएमसी को मिला। इस बार समीकरण बदले हैं, जो पहले साथ में थे कांग्रेस और टीएमसी, अब वो लेफ्ट और कांग्रेस साथ में है। टीएमसी को पिछली बार फायदा मिला था, इस बार वो फायदा होगा कि नहीं। एंटी इनकम्बेंसी भी है, भ्रष्टाचार के आरोप है, विकास उतना नहीं हुआ है, ये इलाके आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। ये सारे मुद्दे हैं जो कि आगे तय होंगे कि किस तरह के नतीजे सामने आते हैं। शुक्रिया प्रणव इस तमाम जानकारी के लिए। तो असम और पश्चिम बंगाल में पहले दौर के मतदान में महिलाओं ने जमकर मतदान किया और यही नहीं, चुनाव प्रक्रिया में भी उनकी अहम भूमिका रही। मतदान केंद्रों की सुरक्षा से लेकर पीठासीन अधिकारी का जिम्मा भी कई बूथों पर महिलाओं ने ही संभाला। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। असम और पश्चिम बंगाल में सोमवार को पहले दौर की वोटिंग में महिला मतदाताओं का उत्साह देखते ही बना। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही बड़ी तादाद में महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। असम के दीफू, जोरहाट, काजीरंगा में भी बड़ी तादाद में महिलाएं मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंची। इन्फिल्ट्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्लड का है, इतना सारा मुद्दे हैं। तो हम लोग का जो 15 ईयर्स है उससे तो हम लोग का थप गए हैं। तो अभी जो है विकास जो मोदी जी बोल रहे हैं उसी का चलते हुए एक चेंज बहुत सख्त जरूरत है। We need to change our, we are not getting any employment.
whenever we go for any interview, we face corruptions. So we need to change all this. पश्चिम बंगाल की 18 सीटों पर भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। पुरुलिया, पश्चिमी मिदनापुर और बांकुड़ा के मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों, महिलाओं के साथ पहली बार वोट दे रही युवतियां भी अपनी बारी का इंतजार करती दिखी। डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम दिया मैंने, अपना अधिकार फर्स्ट टाइम फील हो रहा है कि मैं एक सिटीजन हूँ इंडिया का। अच्छा लग रहा है। আমরা চাইছি আমাদের সংসারের জন্য পায়খানাও নেই, ঘরও নেই, আমরা গরিব মানুষ, তার জন্য ওইটাই চাইছি যদি কিছু পাই নতুন সরকারের কাছে আর কি। ভোট দেওয়াটা তো ইম্পর্টেন্ট, কারণ ইউথরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ, আমাদেরকেই তো এবার ভাবতে হবে। তাই केवल वोटिंग में ही नहीं, महिलाओं ने मतदान प्रक्रिया के संचालन में भी अहम किरदार निभाया। आदर्श मतदान केंद्रों, महिलाओं के लिए बने विशेष मतदान केंद्रों समेत दूसरे पोलिंग बूथों पर महिलाओं ने सुरक्षा से लेकर वोटिंग प्रक्रिया का जिम्मा संभाला। हालांकि असम और पश्चिम बंगाल में पहले दौर में महिला उम्मीदवारों की तादाद बेहद कम रही। असम में इस दौर में 539 उम्मीदवारों में जहां केवल 43 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं, तो पश्चिम बंगाल में 133 प्रत्याशियों में से केवल 11 महिला उम्मीदवार रही। असम में विशाल दहिया, पश्चिम बंगाल में प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एक तरफ पहले दौर का मतदान जहां संपन्न हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर अगले दौर के लिए प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को असम के ग्वालपाड़ा, धुबरी और बोंगोई गांव में रैलियां की। उन्होंने असम के विकास के लिए मेक इन असम की बात कही है। असम में 65 विधानसभा सीटों पर पहले दौर के मतदान के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दूसरे दौर के लिए प्रचार की शुरुआत की। ग्वालपाड़ा की रैली में उन्होंने असम के विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा एक बार फिर उठाया। इसके बहाने उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। असम के सामने अलग तरीके की कठिनाइयां हैं, तो हमने स्पेशल स्टेटस दिया और हजारों करोड़ रुपए हम असम को भेजते थे, वो अब तक पहुंचना था, और असम पे उन्होंने सबसे बड़ी ये चोट मारी। वो जो आपका हक था, वो कोई तोहफा नहीं मिल रहा था आपको हिंदुस्तान की सरकार से, वो आपका हक था, उस हक को मोदी जी ने छीना। राहुल गांधी ने गरीबों, किसानों और नौजवानों के लिए कई वायदे किए। बीजेपी की एनडीए की सरकार किसान के नहीं सुनती। हम इस योजना के माध्यम से जब भी आंधी आएगी, किसान को मुश्किल होगी, एकदम जल्दी से जल्दी हम किसान को पैसा देंगे, मुआवजा देंगे। एग्रीकल्चरल बैंक किसानों के लिए खोलेंगे और हर ब्लॉक में किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी खोलेंगे। असम में दूसरे दौर में 61 सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के मतदान के लिए नामांकन भरने का काम आज पूरा हो गया। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7 तारीख तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। तीसरे दौर की 62 सीटों के लिए 21 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि 5वें दौर के लिए आज अधिसूचना भी जारी हो गई है। उम्मीदवार 11 अप्रैल तक इस दौर की 53 सीटों के लिए पर्चे भर सकते हैं। 12 अप्रैल को 5वें दौर के लिए पर्चे की जांच होगी, जबकि 16 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 30 अप्रैल को 5वें दौर के लिए वोट डाले जाएंगे। सिंगूर और जाधवपुर समेत कई अहम सीटों पर इसी दौर में वोटिंग होनी है। और अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में सत्ताधारी एआईएडीएमके ने 227 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री जयललिता फिर से आरके नगर सीट से चुनाव लड़ेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम, बिजली मंत्री नाथम विश्वनाथन समेत कई मंत्रियों को टिकट थमाया गया है। डीएमडीके छोड़कर एआईएडीएमके में शामिल पांड्या राजन को भी पार्टी ने टिकट दिया है। एआईएडीएमके ने 7 सीटें गठबंधन की दूसरी पार्टियों को दी हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के गठबंधन के तहत कांग्रेस और डीएमके में सीट बंटवारा हो गया है। डीएमके ने कांग्रेस को 41 सीटें देने का फैसला किया है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच कई हफ्तों से बातचीत चल रही थी। अब कौन सा दल किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस बारे में भी मंथन शुरू हो चुका है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और डीएमके के बीच जारी सीटों की रस्साकशी खत्म हो गई है। डीएमके ने कांग्रेस को 41 सीटें देने का फैसला किया है।
बीते कई दिनों से कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट बंटवारे पर बात चल रही थी। आखिरकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और डीएमके प्रमुख करुणानिधि के बीच हुई बैठक रंग लाई और सीट समझौता मुकम्मल हुआ। We have signed 41 seats to Congress party and the rest will be distributed. Of course, the major share number will go to DMK, but there are other allies also. The DMK has already tied up with number of other political parties. डीएमके को भी उम्मीद है कि कांग्रेस से गठबंधन का फायदा उसे सत्ताधारी एआईएडीएमके से लड़ने में फायदा देगा। எத்தனை தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுவதென முடிவு செய்யப்பட்டு 41 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதற்கான முடிவு செய்யப்பட்டு அதற்கான ஒப்பந்தம் இன்றைக்கு கையெழுத்தாகி இருக்கிறது। इस तरह राज्य की कुल 234 सीटों में से 41 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इससे पहले डीएमके ने 2 छोटी पार्टियों एमएमके और आईयूएमएल को 5-5 सीटें देने का फैसला किया था, जबकि 3 अन्य को देने के बाद डीएमके ने 54 सीटों का बंटवारा कर दिया है। इस तरह डीएमके के पास फिलहाल 234 में से 180 सीटें रह गई हैं। कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में 63 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 5 पर उसे जीत हासिल हुई। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि कांग्रेस इस बार भी 63 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन डीएमके इसके लिए राजी नहीं थी। जबकि इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री जीके वासन के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी के पास तोलमोल करने का ज्यादा मौका भी नहीं था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अखिलेश सुमन चेन्नई से हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश, बार बार ये बात आती रही कि कांग्रेस चाहती है कि वो 63 सीटों पर ही चुनाव लड़े, जो पिछली बार भी उसने लड़ा था। फिर ये हुआ कि राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद कम से कम 45 सीटें तो कांग्रेस को दी जाएं। अब जो ये 41 सीटों पर सहमति बनी है, इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, जो डीएमके फ्रंट कहा जा रहा है उसके लिए? देखिए दीपक, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं। महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस जिस हालत में अभी थी, क्योंकि अगर पिछले चुनाव में देखें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें थी, जैसा कि आपने खुद बताया, और उसके बाद डीएमके भी तीसरी पंक्ति में थी। डीएमके के ऊपर था एमडीएमके, जो मुख्य विपक्षी दल था, कैप्टन विजयकांत जिसको कहते हैं, वो विपक्षी दल के नेता थे। तो डीएमके और कांग्रेस दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन की स्थिति है कि कांग्रेस 4 सीटें कम पर मान गई है। यह कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएमके के जो वोट हैं वो डीएमके के वोट कांग्रेस को मिलेंगे। जिस तरह से बिहार में एक्सपेरिमेंट किया कांग्रेस ने कि लालू यादव, नीतीश कुमार, इन सब से गठजोड़ करके बिहार में अच्छी खासी सीटें कांग्रेस को मिली, तो एक तरह से उसी तरह का प्रयोग तमिलनाडु में कांग्रेस कर रही है। और डीएमके और आईयूएमएल और जो एक और 2 मुस्लिम संगठन है, उनके साथ मिलकर कांग्रेस ने जो गठबंधन करने को तैयार हुई है, यह मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक बहुत ही अच्छा स्ट्राइकिंग पॉइंट है और यह कांग्रेस को बेहतर स्थिति में लाएगा पुरानी स्थिति से। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात पुदुचेरी की। एआईएडीएमके पुदुचेरी में भी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये फैसला किया गया है। पार्टी ने आज गठबंधन के कयासों पर विराम लगाते हुए सभी 30 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पुदुचेरी के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली अब तक ये पहली बड़ी पार्टी है। पार्टी ने मौजूदा सभी 5 विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है। कांग्रेस और सत्ताधारी एनआर कांग्रेस छोड़कर जिन नेताओं ने हाल ही में एआईएडीएमके का दामन थामा, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया है। कल एआईएडीएमके में शामिल होने वाले निर्दलीय विधायक वीएमसी शिव कुमार को भी पार्टी ने टिकट दिया। चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है। आयोग ने अब तक 46 करोड़ अवैध रकम जब्त की है, जबकि 18 करोड़ 16 लाख रुपए तमिलनाडु में जब्त किए गए हैं सबसे ज्यादा, जहां अभी नामांकन भरने की शुरुआत भी नहीं हुई है। असम में 11 करोड़, पश्चिम बंगाल में 8 करोड़ 5 लाख, केरल में 7 करोड़ 99 लाख और पुदुचेरी में 60,87,000 रुपए अब तक जब्त किए गए हैं। चुनाव के मद्देनजर सभी 5 राज्यों में सुरक्षा बलों ने गश्त भी बढ़ा दी है। भारी मात्रा में शराब और हथियार भी जब्त किए गए हैं। तो लोकतंत्र 2016 में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।